अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, इसका एक और नाम ग्रेविटी भी लिया जाता है, लेकिन हमारी बुक में लिखा हुआ है ग्रेविटेशन। अब ये है क्या चीज़? ये एक नेचुरल फिनोमिना है। नेचुरल फिनोमिना का मतलब ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जो कुदरती तौर पे हो रहा है। ठीक है, मैन मेड नहीं है, नेचुरल तौर पे जो प्रोसेस हो रहा है उसका नाम है जी ग्रेविटेशन। अब ये नेचुरल फिनोमिना क्या है, इससे पहले थोड़ी सी इसकी ज़रा हिस्ट्री देख लें। क्या आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा? प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी, सेकंड थर्ड के अंदर भी, 4 के अंदर भी शायद थोड़ा बहुत जिक्र हुआ, और न्यूटन का। ठीक है, फोर्स जब भी हम पढ़ते हैं तो उस साइंटिस्ट का नाम जहन में आ जाता है, न्यूटन। ठीक है, तो उस साइंटिस्ट ने एक आइडिया दिया था कि आपके पास यूनिवर्स के अंदर जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा कैसे हुआ था वो आपने मुख्तलिफ एड्स में भी देखा होगा कि एक बुज़ुर्ग सा बूढ़ा सा आदमी दरख्त के नीचे बैठा है और उसके सर के ऊपर एप्पल आके गिरता है, सेब गिरता है, तो उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है उसको। क्वेश्चन क्या था कि वो प्लैनेट्स के बारे में स्टडी कर रहा था। आप लोगों ने सुना हुआ है कि जो तमाम प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और मून जो है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का वो आंसर ढूंढ रहा था, तो उसने क्या देखा कि जब एप्पल उसके सर पे गिरा तो उसको इसका आंसर मिल गया, साथ ही हर फॉलिंग ऑब्जेक्ट की रीज़न भी उसे मिल गई कि प्लैनेट्स एक दूसरे के गिर्द क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं और जो भी चीज़ फॉल करती है वो अर्थ की तरफ क्यों आती है। उसने एक आंसर निकाल लिया यहाँ से कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और ऐसा कैसे हो रहा है? नेचुरल तौर पे हो रहा है। तो इस फील्ड को उसने नाम दिया ग्रेविटेशन का या ग्रेविटी का। ठीक है, तो इस फिनोमिना को, इस फील्ड को, जिसके अंदर हम ये ऑब्जेक्ट्स में अट्रैक्टिव फोर्स को पढ़ते हैं कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उस फील्ड को क्या नाम दिया गया? ग्रेविटेशन का या ग्रेविटी का नाम दिया। ठीक है, दैट फील्ड इन विच वी स्टडी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स, कि जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हर दूसरा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। या प्लैनेट्स एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ये हम सब किस में पढ़ते हैं? ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो पहली चीज़ होगी वो आपके पास होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बाद दफ़ा बुक में ग्रेविटी का वर्ड भी आपको मिलेगा, तो मैंने शुरू में बता दिया दोनों सेम हैं, लेकिन चैप्टर के नाम में उसने ग्रेविटेशन ही लिखा हुआ है तो हम ग्रेविटेशन ही बोलेंगे। लेकिन मतलब मैंने आपको बता दिया कि दोनों सेम है, ग्रेविटेशन या ग्रेविटी। नेचुरल फिनोमिना है जिसमें हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के बारे में, प्लैनेट्स की एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व करने के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? वही जो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया। न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि एवरी बॉडी इन यूनिवर्स attracts every other body by a force। ठीक है, ये कहा उसने कि एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, कि हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक फोर्स की मदद से अट्रैक्ट कर रहा है। That force is called force of gravitation या gravity। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फिनोमिना का नाम है, और जिस फोर्स से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये मार्कल दूसरे मार्कल को अट्रैक्ट कर रहा है, हर लिविंग और नॉन लिविंग। कंडीशन ये है एवरी बॉडी के साथ कि उसका मैस होना चाहिए। तो हर मैसिव बॉडी कह लें दूसरी मैसिव बॉडी को क्या करती है? एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब उसने उस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड किया और उसको उसने एक लॉ का नाम दे दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
मैग्नीट्यूड से मुराद कि वो फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसकी जो मिकदार है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो कशिश की फोर्स है उसकी मिकदार किन चीज़ों पे इन्हिसार करती है। तो वो उसने एक लॉ बना दिया जिसका नाम क्या है जी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक स्टेटमेंट है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखेंगे तो आपके पास जो है वो ग्रेविटेशन का लॉ बन जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट या डेफिनेशन इसकी क्या है आपके पास, इसको उधर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता जाऊंगा, इधर मैं वर्डिंग में लिखता हूँ कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एवरी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो इसकी स्टेटमेंट में हम लिखते हैं। सेम वही वर्डिंग दोबारा, एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी बाय अ फोर्स। हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, which is directly proportional to the product of their masses, ठीक है, कि वो फोर्स उनके मैसेस के प्रोडक्ट के क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब है क्या असल में कि हम एक कंसीडर करते हैं एग्जांपल कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मैस आपके पास m1 और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका मैस आपके पास m2। ठीक है, और इन दोनों मैसेस के सेंटर्स का जो दरमियानी फासला है आपके पास वो हम क्या कहते हैं जी, d। ठीक है, तो वो क्या कहता है जी कि इन दोनों मैसेस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी, वो आपके पास किस चीज़ पे डिपेंड करती है, दोनों मैसेस के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो दोनों मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहला पोर्शन क्या है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कि आपके पास जो हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक उनके मैसेस पे, और किस तरह डिपेंड करती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस। तो उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है जी, एंड इनवर्सली proportional to the square of the distance between their centers। ठीक है, और उनके सेंटर्स के जो दरमियानी फासला होगा, देखिए m1 और m2 के सेंटर्स में दरमियानी फासला कितना शो किया गया, d, उस d के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स दूसरी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है आपके पास, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, लेकिन किस तरह, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दोबारा सुन लें, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी बाय अ फोर्स which is directly proportional to the square of which is directly proportional to the product of their masses। तो वो मैंने लिखा हुआ है m1 और m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, मैसेस के प्रोडक्ट पे और दूसरा उनके दरमियान डिस्टेंस। तो पहले मैथमेटिकली कर लेते हैं, फिर इस कंसेप्ट को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैसेज पे किस तरह डिपेंड कर रही है और डिस्टेंस पे किस तरह।
तो प्रोपोर्शन का साइन अगर आप इकट्ठा करें तो क्या बनेगा, m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शन जब भी हम ख़त्म करें तो आपके पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है जो कि यहाँ पर के जी है। क्या है जी, जी। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का था कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। अब मैं उस चीज़ की तरफ आता हूँ, मैंने कहा मैसेज और डिस्टेंस पे किस तरह डिपेंड करता है। तो क्या कहता है जी कि दोनों मैसेज के प्रोडक्ट पे फोर्स डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए m1 मैंने बड़ा शो किया है, m2 आपके पास क्या है, स्मॉल है, लेकिन आपके पास जो फोर्स है वो दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, ना कि सिर्फ एक के मैस पे। अब आपको पता है मल्टीप्लाई करने से दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आएगा। अब किसी बड़ी क्वांटिटी को छोटी के साथ मल्टीप्लाई करें या छोटी को बड़ी के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आएगा। तो इसलिए इन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए फोर्स जो है वो आपके पास चेंज नहीं हो। ठीक है, मैसेज की मदद से चेंज नहीं हो। ठीक है, दूसरा है डिस्टेंस। अगर इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे तो बिल्कुल मैग्नेट की तरह, दो मैग्नेट हैं, अगर आप नज़दीक लाएं तो फोर्स बढ़ती है, दूर लेकर जाएं तो फोर्स कम। तो सेम इसी तरह अगर दोनों मैसेज आप करीब लाएंगे तो उनमें क्या होगा, फोर्स जो है वो ज़्यादा महसूस होगी, ऑब्जर्व की जाएगी। और अगर आप उनके दरमियान में डिस्टेंस क्या करोगे, बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, अब जो फोर्स है वो आप देखें कि क्या m1 m2 पे लगा रहा है या m2 m1 पे लगा रहा है। तो उसकी स्टेटमेंट पहली वाली भी देख लें कि एवरी बॉडी, उसने ये नहीं कहा मैसिव बॉडी लाइटर बॉडी पे लगाती है, बड़ी बॉडी छोटे जिस्म पे लगाती नहीं, दोनों ही लगाती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर अगर फोर्स शो करूँ तो आपके पास ये F1 फोर्स है जो कि पहला मैस दूसरे पे लगा रहा है। तो आपके पास, क्योंकि मैंने अभी बताया कि दोनों मैसेज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है फोर्स, इसलिए आपके पास जितनी फोर्स ये वाला बड़ा मैस m2 पे लगा रहा है उतनी ही फोर्स m2 जो है वो m1 पे लगा रहा है। तो एवरीबॉडी लगा रही है ना, हर जिस्म दूसरे जिस्म पे लगा रहा है, इसलिए पहला जिस्म इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो F1 है। तो सेम उतनी ही फोर्स m2 जो है वो इसके ऊपर लगा है। क्यों, उसकी रीज़न मैंने बता दी, दोनों मैसेज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। यानी अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर ये 5 कंसीडर करें 5 kg, इसको कंसीडर करें 2 kg, तो 5 2 दा, तो अगर आप यूं मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, यानी इसको पहले कंसीडर कर लें, m2 को पहले ले जाएं, m1 को बाद में ले जाएं, तो 2 5 दा भी 10। तो क्योंकि दोनों की जो फोर्सेस हैं वो प्रोडक्ट ऑफ मैसेज पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए F1 भी उतनी ही फोर्स लगा रहा है और F2 भी उतनी ही फोर्स लगा रहा है। लेकिन सिर्फ एक के साथ आप माइनस लगा दें। क्यों, मैंने आपको न्यूटन थर्ड लॉ में भी बताया कि आपके पास जब दो फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होती हैं तो एक के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये इन दो लाइनों का मतलब था कि दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। आपके पास एक मैस जितना मर्जी बड़ा करते जाएं, दूसरा छोटे से छोटा करते जाएं, तो पहला मैस भी दूसरे पे उतनी ही फोर्स लगा रहा है, वो छोटा मैस बड़े पे भी उतनी ही फोर्स लगा रहा है। दोनों के फोर्सेस में डिफरेंस नहीं होगा, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। दूसरा चीज़ है डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएं तो फोर्स कम होती जाएगी। उल्टा मैग्नेट वाली एग्जांपल, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम, डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो फोर्स। मैग्नेट के केस में ऐसा ही होता है ना, मकनातीस करीब लाओ तो फोर्स महसूस होती है, दूर लेते जाएं तो कम होती है, एक दफ़ा वक्त आता है कि ख़त्म हो जाए, जितना मर्जी दूर ले जाएं अब वीक यानी ख़त्म हो गई फोर्स। फार्मूला ये बन गया, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया। अब थोड़ा सा इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को देख लें। ये कूलम इलेक्ट्रोस क्या नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मैसेज और ये डिस्टेंस, ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली। चौथी चीज़ है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम कहते हैं जी कि न्यूटन ने कह दिया, हम अपनी बुक में पढ़ भी रहे हैं
कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को, हर जिस्म दूसरे जिस्म को अट्रैक्ट करता है, लेकिन ऑब्ज़र्व नहीं होता ऐसा। हम देखते हैं कि ये फर्नीचर पड़ा हुआ है, ये मुख्तलिफ जो हैं वो आपके पास सब्जेक्ट आपकी डेली लाइफ में, वो कोई भी एक दूसरे के साथ मैग्नेट की तरह अटैच नहीं हो जाती। अट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि दो जिस्म का करीब आ जाना। तो यहाँ पर तो ये दोनों जो बॉल हैं वो दूर दूर पड़े रहेंगे, ठीक है, दो मार्कल हैं वो दूर दूर पड़े हैं, लेकिन हम कह रहे हैं, न्यूटन कहता है कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसकी रीज़न ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू पावर -30 -23 -11 6.67 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी की वैल्यू आपके पास 6.67 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू देखें, ये जी माइनस, तो आपने थर्ड चैप्टर मैथ में सीखा होगा कॉमन नोटेशन, ये फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी आपने कॉमन और साइंटिफिक नोटेशन सीखा। तो ये नंबर लिखा हुआ साइंटिफिक नोटेशन में, अगर इसको कॉमन नोटेशन में लिखें तो 10 टाइम्स डेसिमल ने और लेफ्ट साइड पे जाना है, यानी 11 टाइम्स जाना है और 10 जीरो लगने हैं यहाँ पर, यानी 0.000 कितने ज़ीरो आएंगे, 10 ज़ीरो आएंगे, फिर 667 आएगा। तो ये इतना 1 से छोटा नंबर है, माइनस पावर से अंदाज़ा भी लग सकता है, या मैंने थोड़ा आपको कॉमन नोटेशन में बता भी दिया कि अगर कोई कॉमन नोटेशन में लिखना चाहे तो 0.00000 ये आंसर आएगा, ठीक है। तो 1 से देखें कितना छोटा नंबर है ये आपके पास। तो इसकी बहुत स्मॉल वैल्यू होने की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बहुत स्मॉल वैल्यू होने की वजह से ये फोर्स जो है वो ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। ये आम ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये फोर्स आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। न्यूटन ने कहा कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स के साथ, वो फोर्स भी हमने फाइंड कर ली, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती वो भी हमने फाइंड कर ली, लेकिन वो फोर्स हमें रियल लाइफ में नज़र नहीं आ रही। तो उसका आंसर ये कि इस फार्मूले के अंदर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, ठीक है। तो इतनी स्मॉल वैल्यू होने की वजह से ये फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में ऑब्जर्व नहीं होती। लेकिन न्यूटन ने साथ में ये भी कहा था, उसकी जो एक्टिविटी बताई हुई है कि उसके सर पे जो एप्पल आगे लगा, तो उसने ये आइडिया लिया उससे कि हर जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ क्यों आ जाता है, इसी फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। तो अर्थ के केस में क्यों नज़र आ रहा है, तो अर्थ बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट है और एप्पल उसके मुकाबले में बहुत लाइट सा, हम उसके मुकाबले में बहुत लाइट से, तो इसलिए उसकी फोर्स जो है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो ऑब्जर्व होती है, हम उसको देखते हैं। ये मार्कल को छोड़ा जाए तो ये देखें नीचे की जानिब मूव कर, ठीक है। किसी भी हाइट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री करें तो वो डाउनवर्ड मूव करता है, जो कि क्या शो करता है कि आपके पास अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑब्जर्व होती है किस वजह से, बहुत ज़्यादा मैस होने की वजह, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, वी ओनली ऑब्जर्व द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये उसका सिंबल है Fg, वी ओनली ऑब्जर्व द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन मैसिव ऑब्जेक्ट्स। मैसिव किस तरह, अर्थ, ठीक है। दो मार्कल में आपको ये फोर्स नज़र नहीं आई, लेकिन आपके पास एक मार्कल को मैंने फ्री किया, मार्कल और अर्थ के दरमियान में ये फोर्स आपको ऑब्जर्व होगी कि वो मार्कल फ्री करने से अर्थ की तरफ मूव कर, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में तो है, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व कहाँ पर होती है, मैसिव ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में। जिस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री किया जाए तो वो अर्थ की तरफ मूव करता है,
प्लैनेट्स के दरमियान में देखने को मिलती है। प्लैनेट्स एक दूसरे के गिर्द, जिस तरह मून अर्थ के गिर्द और ये सारे 8 प्लैनेट्स सन के गिर्द जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आपके पास ये जो एक पॉइंट रह गया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसका नाम आप पढ़ेंगे यूनिवर्सल इसका नाम क्या है जी? सिर्फ कांस्टेंट नहीं है या सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होते हैं वो ऐसे आपके पास कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। इन जगह बदलने से, इन्वायरमेंट चेंज करने से, जिसको कहते हैं फिजिकल कंडीशन चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। 10th में जाके आप ऐसे भी कांस्टेंट पढ़ेंगे, अगर आप उधर मीडियम कोई फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? जी क्या है आपके पास? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और लास्ट चीज़ एक देख लें जो मैंने पहले भी जिक्र कर दिया, उसको एक हेडिंग दे देते हैं, म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल मतलब कि आपके पास बोथ ऑब्जेक्ट अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। जिस तरह ये देखें मैंने बनाया हुआ M1 जो है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसको मैंने सिंबल दिया F1। M2 जो है M1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसको क्या नाम दिया? F2। अब दोनों जो फोर्सेस हैं, दोनों जो मैसेज हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने पहले कहा कि वो दोनों जो हैं सेम फोर्सेस अप्लाई करेंगे, मैस पे, किसी एक के मैस पे डिपेंड नहीं करती, दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट पे। तो दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि दोनों ऑब्जेक्ट आपके पास क्या करेंगे? इक्वल और ऑपोजिट फोर्स। अब देखिए अट्रैक्टिव फोर्स है तो दोनों की डायरेक्शन मैंने देखें सेम, एक दूसरे की तरफ शो की है, ठीक है, कि जो M2 है वो M1 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो आप लोगों के लिहाज से लेफ्ट साइड पे, और M1 जो M2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है वो आप लोगों के लिहाज से राइट साइड। तो दोनों जो है अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिहाज से बता दिया, मैथमेटिकली भी लिख दिया कि आपके पास क्या कर रहे हैं, दोनों जो है वो इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक के मैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, दोनों के मैस के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही। तो दोनों इक्वल फोर्सेस हो गई। डायरेक्शन देखें, एक लेफ्ट साइड पे आप लोगों के लिहाज से, एक राइट साइड पे। तो ये क्या बन गया आपके पास? न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो देखें इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स